नमस्कार मित्रों, डिवाइन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम खेल और योगा का दूसरा पार्ट आपके साथ साझा करने वाले हैं, जो कि सिलेबस के बारे में होगा। इससे पहले जो पहला लेक्चर था वो खेल और योगा के महत्व के बारे में था और कैसे तैयारी करें आज भी पैरेलल में इसके चलता रहेगा। मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि खेल और योगा आपके सिलेबस में कहाँ है। तो ये आपके पेपर जो आपका थर्ड है उसका हिस्सा है, ठीक है। जनरल स्टडी के 3 पेपर है आपके, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे पेपर में खेल और योगा को सम्मिलित किया गया है, उसमें भी कई यूनिट है। तो यूनिट थर्ड में खेल और योगा को रखा गया है, तीसरे पेपर के यूनिट थर्ड में, ठीक। यूनिट थर्ड के भी 3 भाग हैं, ए, बी और सी, ठीक है। उसमें ए जो है वो आपका खेल और योगा है। एक बात तो अब ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। पहली चीज है भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति। अब देखो, पूरे खेल के बारे में जो कुछ भी आपके सिलेबस में, उसको 2 भागों में बांट लीजिए, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को लेके क्या नीतियां हैं, क्या सरकार के कार्यक्रम हैं, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, वो सारे। और राज्य स्तर पर भी सेम चीजें हमें देखनी है। तो 2 भागों में बांट के जब आप देखेंगे तो इससे भूलेंगे भी नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। इसमें क्या होता है कि कई बार चीजें मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने वाली सारी चीजों को तुलनात्मक रूप से पढ़ लेना चाहिए, तो याद रखना आसान रहता है, ठीक है। दूसरी चीज है भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। इन दोनों को हमें तैयार करना है। अब देखिए, मैंने कहा था ना, राष्ट्रीय स्तर पर तो भारतीय खेल प्राधिकरण हो गया और राज्य स्तर पर क्या हो गया, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। नीतियों की बात करें तो भारत सरकार की अपनी नीतियां हैं और राजस्थान सरकार की अपनी नीतियां हैं, तो हुए ना 2 भाग। फिर आप खेल राष्ट्रीय और राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार देखिए, राष्ट्रीय स्तर के खेल पुरस्कार अलग है, राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार अलग है, ठीक। ये भी आपको याद करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, तो आपको बड़ा आसान है योग और खेल को तैयार करना। तो थोड़ा सा गंभीरता से तैयार करेंगे तो हो जाएगा। फिर अगला है योग एक सकारात्मक जीवन पद्धति। उसके बाद है भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व, और उसके बाद है प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ एवं पैरा ओलंपिक में भागीदारी और उनकी उपलब्धियां। ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना आप। जैसे अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक संपन्न हुए हैं, और अगले पैरा ओलंपिक और ओलंपिक 2024 में होंगे। तो 2024 तक तो आपका एग्जाम जाने से रहा, एग्जाम तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो यही डेटा आपके काम आएगा, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। जैसे एशियन गेम्स है, तो एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही भारत ने की, जवाहरलाल नेहरू ने इसे लीड किया। और पहले एशियन गेम्स, जिन्हें हम एशियाड कहते हैं, नई दिल्ली में हुए 1951 में। और फिर एक बार फिर से हमने इनका आयोजन किया 1982 में, और वो हमारे देश की खेल नीतियों का टर्निंग पॉइंट कहलाता है 1982। याद रखना आपकी एशियन गेम्स का हम 2 बार आयोजन कर चुके हैं, एक 1951 में और एक 1982 में। और 1982 के जो एशियन गेम्स थे, उसके बाद उस दौरान जो खेल मैदान बनाए गए, खेल को लेके जो इंफ्रा डेवलप किया गया, उसकी रख रखाव और देखभाल के लिए भारत की सबसे बड़ी खेल संस्था, जिसे हम साई या भारतीय खेल प्राधिकरण या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो या आजकल नया नाम है उसका स्पोर्ट्स इंडिया, वो बनाई गई, वो 1984 में। तो आप देख लीजिए कि 1982 के एशियन गेम्स का भारत की खेल नीतियों में बहुत महत्व है, क्योंकि उसके बाद भारत की पहली खेल नीति का भी निर्माण हुआ 1984 में, ठीक है। कॉमनवेल्थ भी हमने एक बार आयोजित कराए हैं 2010 में, 19 में कॉमनवेल्थ जो हुए नई दिल्ली में हुए। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक की कोई इवेंट अभी इंडिया में हुई नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जाती है कि 2036 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो भारत में हो सकते हैं। तो वो तो हम उम्मीद करते हैं कि होने भी चाहिए, अब भारत उतना सक्षम देश है भी, ठीक है। तो इसको देख के पूरे खेल और योगा को हमें 3 भागों में बांट लेना चाहिए, और ये अभी अब साबित भी हो जाएगा कि 3 भागों में हम कैसे बांटेंगे। देखिए, पहली चीज है खेल।
ठीक है। पहला है खेल। खेल में आप क्या रख सकते हैं? नीतियां। खेल की जो नीतियां हैं राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की, वो नीतियां खेल में आ जाएंगी। उसके बाद खेल को लेके जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संस्था है साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय खेल प्राधिकरण, और राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। ठीक है, तो वो संस्थाएं खेल में आ जाएंगी। उसके बाद खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के भी और राज्य स्तर के भी। खेल व्यक्तित्व भी इसमें आ जाएगा, और जो इवेंट है जैसे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स भी इसमें आ जाएंगे। तो इतनी चीजें तो हमें खेल में पढ़ लेनी है, और इस भाग से मैंने आपको कहा था लगभग 15 नंबर के आपके क्वेश्चन इसी भाग से आएंगे, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और अगली चीज रहती है योग। योग अपने आप में एक सेपरेट है, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे, और इससे लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन या 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे, तो वो हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद है, तो तीसरा पार्ट होगा आपका प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार और पुनर्वास। कभी कभी आप देखेंगे कि इधर कुछ मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। मान लीजिए यहाँ 13 नंबर का या 12 नंबर का ही सवाल आया, यहाँ आ गया 4 नंबर का या 5 नंबर का, बाकी यहाँ से दे देगा। जैसे 2 नंबर में आ गया कि प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए। तो ये 3 मोटे मोटे रूप में 3 पार्ट होंगे आपके सिलेबस के, खेल, योग और पुनर्वास और प्राथमिक उपचार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस में सारी चीजों को हमें कैसे तैयार करना है। वैसे तो धीरे धीरे हम सारी चीजों को सीखते रहेंगे। एक ब्रीफ आउटलाइन आज मैं आपको दे देता हूं किस सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है। जैसे पहला सेक्शन है भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति। इसमें आपको भारत सरकार के स्तर पर 2 नीतियां पढ़नी है। एक तो भारत की पहली खेल नीति जो 1984 में जारी हुई, वो देखना है, और दूसरा 2001 की जो वर्तमान खेल नीति है उसे बहुत डिटेल में पढ़ना है। वर्तमान खेल नीति का एक विस्तृत डॉक्यूमेंट, एक विस्तृत दस्तावेज 2007 में भी जारी किया गया, वो उसे जोड़ के देखेंगे, जो कि मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में करवा दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज है राजस्थान राज्य की खेल नीतियां। तो राजस्थान राज्य की 2 खेल नीतियां आपको मुख्य रूप से पढ़नी है, 2012 की खेल नीति और 2013 की खेल नीति। वर्तमान में 2013 की खेल नीति जारी है, और वर्तमान सरकार ने भी एक नई खेल नीति 2020 का ड्राफ्ट जारी कर रखा है, तो उसके बारे में भी हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये खेल नीतियों के बारे में। 2 खेल नीतियां भारत सरकार की और 2 खेल नीतियां राजस्थान सरकार की आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। भारतीय खेल प्राधिकरण भारत की सर्वोच्च खेल संस्था है, जिसे हम साई कहते हैं। साई के बारे में आपको एक एक चीज पढ़नी है, जैसे साई क्या काम करती है, इसको बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, कब बनाई गई, कौन कौन से खेल मैदान इसके तहत आते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर के संस्थान इसके तहत आते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है साई के तहत। ठीक है, साई का पूरा पदानुक्रम देखेंगे, साई के द्वारा संचालित योजनाएं देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं टॉप्स योजना की, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जैसे पाइका योजना है जो खेल मैदानों के निर्माण से संबंधित है, ये सारी योजनाएं साई के द्वारा संचालित होती है, जो कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। राजस्थान राज्य की सर्वोच्च खेल संस्था है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। इसके बारे में एक बड़ा सवाल भी आया था, जिसमें इसका पदानुक्रम पूछा गया था कि इसके संगठन में कौन कौन लोग होते हैं। वर्तमान में इसमें जो अध्यक्ष हैं वो कृष्णा पुनिया जी हैं, जो खुद एक बड़ी खिलाड़ी रही हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है राष्ट्रीय और राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार। भारत सरकार अलग से खेल पुरस्कार देती है, जैसे ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जैसे अर्जुन पुरस्कार, जैसे गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये सारी चीजें हमें राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों में पढ़नी है। उसके बाद राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार पढ़ेंगे, जिसमें महाराणा प्रताप पुरस्कार या गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। इसके अलावा महाराणा मेवाड़ ट्रस्ट द्वारा भी अरावली पुरस्कार दिया जाता है। मथुरा दास माथुर क्रिकेट को लेकर राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो भी हमें पढ़ना है। तो राजस्थान के खेल पुरस्कार भी पढ़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर के खेल पुरस्कार भी पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आपका खेलों में अगली चीज आपको पढ़नी, भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व।
अब विख्यात खेल व्यक्तित्व में हर खिलाड़ी को नहीं पढ़ना है, मैं आपको फिल्टर करा के जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है वो पढ़ने हैं, क्योंकि सब कुछ हम तैयार नहीं कर सकते। बहुत बैड लक हुआ तो कोई ऐसा खिलाड़ी पूछा जाएगा जो हम नहीं पढ़ पाए हैं। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो अपन पढ़ेंगे उसमें से आ जाता है। ठीक, तो ये खिलाड़ियों की एक लिस्ट बनाएंगे और उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसी में समाहित रहेगी। फिर हम देखेंगे भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ और पैरा ओलंपिक में उपलब्धियां। इनमें आज तक जितनी भी उपलब्धियां हैं वो देखनी है। रिसेंट के कॉमनवेल्थ, रिसेंट के ओलंपिक, एशियन गेम्स तो पढ़ने ही हैं। उसके अलावा आज तक भारत का इसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है। परफॉर्मेंस से मतलब ये होते हैं कि भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं, कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, किन किन खिलाड़ियों ने ये उपलब्धियां अर्जित की, वो सारा हमें देखना है। और उसमें भी बहुत सारे पैटर्न बनते हैं अलग अलग तरीके से कि व्यक्तिगत स्तर पे कौन कौन से मेडल आए हैं, सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता, सबसे पहले ब्रॉन्ज किसने जीता, इस खेल में किसने जीता, ये सारी चीजें। या ऐसे कौन से 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार मेडल जीते हैं। तो जैसे सुशील कुमार एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में भी मेडल जीता और 2012 में भी। उसी तरीके से पीवी सिंधु जो हैं उन्होंने 2016 के ओलंपिक में मेडल जीता और 2021 में भी। तो ऐसे खिलाड़ियों के बारे में भी पूछा जा सकता है, इवन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, तो वो हम सब तैयार कर लेंगे। ये तो हो गया खेल के बारे में। फिर अगला टॉपिक आता है योग। योग में एक तो हमें देखना है कि किन किन अलग अलग लोगों ने या अलग अलग दार्शनिक ग्रंथों में या आध्यात्मिक ग्रंथों में इसकी क्या परिभाषाएं हैं। जैसे गीता के अनुसार योग क्या है, महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग क्या है, जो महर्षि पातंजलि के अनुसार जो पातंजलि योग है जिसे हम अष्टांगिक योग कहते हैं, उसमें क्या परिभाषा दी गई है योग की। महात्मा गांधी ने योग को क्या कैसे परिभाषित किया, या जो वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं उन्होंने योग को कैसे, वो सारी चीजें हमें योग की परिभाषाओं में देखना है। फिर अष्टांगिक योग हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, उसके बाद योग का महत्व क्या है जीवन में, उसको हर समग्र महत्व के रूप में देखेंगे। तो वो सारा योग में पढ़ना है आपको। सूर्य नमस्कार की सारी जितने भी इसकी अवस्थाएं हैं वो सारी देखेंगे अपन। ठीक, उसके बाद आपका लास्ट जो टॉपिक रहता है वो प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास रहता है। प्राथमिक उपचार इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दोस्तों, जो दुनिया में हर जगह प्रचलित है और बहुत सारे मतलब बहुत बुरी स्थिति में आप लोगों की जान बचा सकते हो। ये प्राथमिक उपचार का महत्व है, जिसको गोल्डन हार कहते हैं ना हम, कि घटना के 1 घंटे बाद का जो समय होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। और उस दौरान यदि हमने प्राथमिक उपचार दे दिया किसी को तो आप उसकी जान भी बचा सकते हैं। तो एक तो प्राथमिक उपचार के क्या उद्देश्य होते हैं वो हमें देखना है। प्राथमिक उपचार में हम किन किन चीजों को सम्मिलित करते हैं, इवन प्राथमिक उपचार की परिभाषा क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और यदि हड्डियां टूट जाती है तो कैसे करें, कोई घाव लग जाता है तो कैसे करें, हॉस्पिटल पहुंचाना है तो कितना किन किन चीजों का या किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें हम प्राथमिक उपचार के तहत करेंगे। मान लीजिए कोई डूब रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हम देखेंगे प्राथमिक उपचार में। फिर आता है पुनर्वास। देखो देखो बेटा, पुनर्वास का एक ही मतलब होता है कि वो खिलाड़ी जो मैदान पे था, चोट लग गई, मैदान से बाहर हो गया। जैसे ऋषभ पंत को अभी एक्सीडेंट हो गया तो वो मैदान से बाहर हुए ना, जिस दिन वो वापस लौट जाएंगे कहाँ, खेल के मैदान पर, वैसे ही खेलने लगेंगे जैसे पहले खेला करते थे। तो ये पुनर्वास होता है खिलाड़ियों का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें 5 नंबर में आरपीएस ने इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था। तो पुनर्वास की बहुत सारी मेथड होती है, वो सारी चीजें हम पुनर्वास में पढ़ेंगे कि किसी और कुछ खिलाड़ियों के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझाऊंगा। तो ये इतना छोटा सा आपका सिलेबस है, बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है। इसमें योग के और खेल के बारे में आपकी जानकारियां तो बढ़ेंगी ही, आपको आपकी रैंक को सुधारने में, आपको अच्छी रैंक अर्जित करने में भी फायदा होगा। ठीक है, आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, तो उस समय बात करेंगे। थैंक यू।